सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो में भाषा के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको भाषा के महत्व के बारे में जानना है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम भाषा की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले भाषा के बारे में जान लेते कि भाषा है क्या। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे कि मुख्य विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से हैं। पहला जो है सामाजिकता, यानी कि सोशल नेचर, जिसको कि इंग्लिश में सोशल नेचर कहते हैं। सामाजिकता के बारे में बोलें कि भाषा किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं भाषा समाज में संवाद का माध्यम है। संवाद का मतलब है बोलचाल करने का माध्यम है। भाषा जो है समाज में संवाद का यानी कि बोलचाल करने का माध्यम है। हम अपने समाज में एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं उसका माध्यम भाषा ही होती है। जैसे इसको उदाहरण के द्वारा समझे तो हिंदी में नमस्ते और अंग्रेजी में हेलो, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो सबसे पहले संबोधित करते हैं नमस्ते करके। उसके बाद अगर हम अंग्रेजी में बातें करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं हेलो। दोनों ही अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों जो शब्द हैं वो अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग समाजों में प्रचलित है। यानी कि ये जो नमस्ते और हेलो है ये अलग अलग समाजों में प्रचलित है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, परिवर्तनशीलता, यानी कि इसको इंग्लिश में डायनामिक नेचर कहते हैं। भाषा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इस पॉइंट के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भाषा है वो समय और परिस्थिति के द्वारा बदलती रहती है। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, पहले लोग पत्र लिखकर संवाद करते थे, यानी कि पहले के लोग पुराने जमाने में, प्राचीन काल में लोग पत्र लिखकर जो है संवाद यानी कि आपस में कनेक्ट करते थे। लेकिन आज के समय में ईमेल और व्हाट्सएप जैसे शब्द भाषा में जुड़ गए हैं। लेकिन आज के समय में ईमेल और व्हाट्सएप यानी कि ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा जल्दी से जल्दी हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में यानी कि पहले के लोग जो होते हैं वो पत्र लिखकर वो अपना समाचार दूसरों तक पहुंचाते थे। अब हम पॉइंट 3 की ओर चल रहे हैं, प्रतीकात्मकता यानी कि सिंबॉलिक सिस्टम। भाषा ध्वनियों और शब्दों के प्रतीकों से विचार व्यक्त करती है। भाषा जो है ध्वनियों और शब्दों के प्रतीकों से विचार व्यक्त करती है। इस लाइन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भाषा है वो ध्वनियों और शब्दों को मिलाकर जो है अपने विचार को व्यक्त करती है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, जल और पानी दोनों शब्द एक ही वस्तु को दर्शाते हैं, लेकिन प्रतीक अलग हैं। यानी कि जल और पानी दोनों चीज जो है पानी को ही दर्शाते हैं या फिर जल को ही दर्शाते हैं, लेकिन दोनों की जो शब्द हैं, प्रतीक हैं, वो अलग हैं। यानी कि अलग अलग शब्दों द्वारा उसे संबोधित किया गया है। अब हम पॉइंट 4 की ओर चलते हैं। पॉइंट 4 है नियमबद्धता। इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाषा का अपना व्याकरण और नियम होता है। जो भाषा होता है उसका अपना व्याकरण और नियम होता है। जैसे कि हिंदी भाषा है तो हिंदी का जो है अपना व्याकरण होता है और उसके नियम होते हैं कि किस प्रकार से भाषा को बोली जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, सही है, लेकिन मैं स्कूल जाती हूँ गलत है। यानी कि हम सिंपल और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते कि मैं स्कूल जाती हूँ, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा का अपना व्याकरण है और नियम है। यानी कि ये जो भाषा है एक नियम और व्याकरण के ऊपर चलती है। अब हम पॉइंट 4 की ओर चलते हैं, सांस्कृतिकता, कल्चरल ट्रांसमिशन। भाषा संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाती है। भाषा जो है इस पॉइंट के द्वारा समझाया जा रहा है कि भाषा जो है संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाती है। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। संस्कृति श्लोकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। जैसे कि पहले
के ज़माने में श्लोक जो होते हैं, कविताएं होती थी, वो बहुत ज़्यादा होती थी। उसके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्लोक जो होती हैं, कविताएं जो होती हैं, ट्रांसफर होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाती है। अब हम पॉइंट 6 की ओर चल रहे हैं और पॉइंट 6 है संचार का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का माध्यम पॉइंट 6 है और इसको इंग्लिश में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इस पॉइंट के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि भाषा विचारों और भावनाओं को साझा करने का साधन है, यानी जो भाषा है वो विचारों और भावनाओं को साझा करने का साधन है, यानी कि जो हमारे विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं, उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का साधन है। अपनी भावनाओं और विचारों को हम भाषा द्वारा ही एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, या एक दूसरे का समझ सकते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। डॉक्टर मरीज से उसकी बीमारी समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो जो है अपने मरीज से बात करता है और उसकी बीमारी को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है कि उसको क्या हुआ है, तभी आगे से मरीज भी जवाब देता है उसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाषा जो है विचारों और भावनाओं को साझा करने का साधन है। अब हम पॉइंट 7 की ओर चल रहे हैं। पॉइंट 7 है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। भाषा के माध्यम से साहित्य, कविता, गीत आदि का सृजन होता है, यानी कि भाषा के माध्यम से जो है साहित्य का, कविता का, गीत का आदि का सृजन होता है। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम कविता बोल सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं और साहित्य भी जो है उसको पढ़ सकते हैं। ये सब जो है भाषा के माध्यम से ही होता है। तो उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि कबीर के कई सारे दोहे हैं, जैसे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो ये जो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए है, ये भाषा का ही एक रूप है, यानी कि भाषा के द्वारा ही इसे लिखा गया है। भाषा की सृजनात्मकता का एक उदाहरण है। अब हम पॉइंट 8 की ओर चल रहे हैं और हमारा पॉइंट 8 है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। अब हम पॉइंट 8 की ओर चल रहे हैं, जो कि है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में भाषा के अनेक रूप और बोलियां होती हैं। विविधता में बताया गया है कि अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं या फिर समुदाय होते हैं, उसमें भाषा के अनेक रूप और बोलियां होती हैं, यानी कि हर समुदाय की अपनी एक बोली होती है और हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है। इस लाइन के द्वारा यही समझाया गया है। और उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं इसे, हिंदी की अलग अलग बोलियां होती हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। तो यहाँ पर हमने आज की वीडियो में 8 पॉइंट बताए हैं भाषा की विशेषता की, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको पढ़ सकते हैं और आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम भाषा के बारे में सारांश जो है ये पढ़ सकते हैं। भाषा केवल बोलने का साधन नहीं है, यानी कि इस लाइन के द्वारा कहा जा रहा है कि भाषा जो है केवल बोलने का ही साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, पहचान और सोच का दर्पण है। यह हमारी संस्कृति, पहचान और सोच का दर्पण, यानी कि यह हमारी संस्कृति को दर्शाती है, यानी कि हमारी पहचान भी दर्शाती है। जैसे कि अवधी बोलने वाले लोग अलग होते हैं, हरियाणवी बोलने वाले अलग होते हैं, उनकी संस्कृति भी अलग होती है। तो इसी प्रकार से भाषा जो है हमारी संस्कृति और पहचान और सोच का भी दर्पण है, यानी कि सोच भी हमारी कैसी है ये भाषा के द्वारा ही पता चलता है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं अलग अलग समाजों की पहचान है। जैसे कि हिंदी जो है अलग समाज की पहचान है और अंग्रेजी जो है एक अलग समाज की पहचान है। इसीलिए दोनों जो है भाषाएं अलग अलग समाज की पहचान है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, यानी कि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, अपनी विचार और भावनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करना दोनों का ही उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।